Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. So हम विवेक सिंह इकोनॉमी बेसिकली उसके फर्स्ट 4 चैप्टर वी थॉट दैट वी वुड डू, क्योंकि उसके जो फर्स्ट 4 चैप्टर है वो कंसेप्चुअल चैप्टर है इकोनॉमी में जब हम पढ़ते हैं। सो जैसे कि जो भी कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक्स है, ठीक है, जिनके अगर हमें स्टैटिक की जानकारी नहीं है तो उनके क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फाइंड कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी को वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तो वो जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स है बेसिकली वो प्रीलिम्स के चैप्टर्स है। उसके अलावा 2-3 चैप्टर और हैं, मेनली ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स है जो प्रीलिम्स में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट वी डिसाइडेड कि हम ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स करेंगे। सो जो फर्स्ट चैप्टर्स था फंडामेंटल ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो अब इस लेक्चर में हम मनी एंड बैंकिंग शुरू करने वाले हैं। सो जो फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी था वो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, और इसको तो हम कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, अराउंड 100 पेजेस का ये चैप्टर है ये विवेक सिंह इकोनॉमी में। सो मोस्टली इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत टाइम लग जाता है इस चैप्टर को करने में। व्हेन आई डिड इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इसमें। सो जैसे फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी में हमें 4 लेक्चर्स लगे हैं, तो इसमें भी अराउंड 5-6 लेक्चर्स तो लगेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ समझने का है। ठीक है, जैसे कि हम इसमें इसमें हम आरबीआई के मार्केट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सो ये मस्ट वॉच है ये तो ये लेक्चर की जो भी क्लासेस आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो अभी तो जैसे बैंकिंग सिस्टम आ चुका है। सो अभी हम जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो जो भी किसी भी करेंसी की जो करेंसी होती कंट्री की करेंसी होती है हम उसमें करते हैं। ठीक है, बट पहले के टाइम पे जब पैसा नहीं था, ठीक है, जब मिंटिंग नहीं होती थी कॉइन्स की, तब उस टाइम पे किस तरीके से ट्रांजैक्शंस होती थी। सो इन अर्लियर टाइम जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस थी वो बार्टर सिस्टम से होती थी। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि एक कमोडिटी के बदले दूसरा कमोडिटी एक्सचेंज करना। गाँव में आज भी ऐसा होता है कि बहुत जैसे लोग हैं वो फ्रूट्स अनाज के बदले में ख़रीद लेते हैं, तो वो होता है बार्टर सिस्टम। ठीक है, सो बार्टर सिस्टम की क्या कंडीशंस है। ठीक है, अगर आपको बार्टर सिस्टम में कुछ ख़रीदना है तो उसकी क्या कंडीशंस है। there must be double coincidence of wants, that is there should be diametrically opposite demands। ठीक है, इसकी कंडीशन है कि एक मतलब आप जैसे मान लो आपको गेहूँ दे के राइस ख़रीदना है। सो जो दूसरा सामने वाला व्यक्ति होना चाहिए वो भी ऐसा होना चाहिए जिसको राइस उसके पास सरप्लस में हो और उसको गेहूँ ख़रीदना हो। सो ऐसा पर्सन ढूंढना है जिसके पास राइस सरप्लस में है और वीट उसे चाहिए, और आप ऐसे हो जिसके पास वीट सरप्लस में है और राइस उसको चाहिए। सो ये अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। ठीक है, तो यही मैंने ये एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखी कि पर्सन 1 है, उसके पास सरप्लस है राइस और उसके पास में उसको वीट चाहिए, और सेकंड पर्सन है जिसके पास सरप्लस में है वीट और उसको राइस चाहिए। तो ऐसी जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होती है तभी बार्टर सिस्टम कैन फंक्शन। ठीक है, टू स्मूदन द ट्रांजैक्शन एंड इंटरमीडिएट एक्सेप्टेबल कमोडिटी शुड बी देयर। ठीक है, तो ताकि ये बार्टर सिस्टम में इन्वॉल्व ना होना पड़े और ट्रांजैक्शन स्मूथ हो जाए, तो एक ऐसी इंटरमीडिएट कमोडिटी होनी चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट एक्सेप्टेबल कमोडिटी होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो इंटरमीडिएट कमोडिटी है ये शुड बी इजीली अवेलेबल। ठीक है, तो और ये एक कमोडिटी है। अभी ये देखेंगे हम, इस एग्जांपल से चलते हम करेंसी पे आ जाएंगे कि करेंसी किस तरीके से ओरिजिनेट हुई। ठीक है, सो ये जो इंटरमीडिएट कमोडिटी है बेसिकली ये ऐसी होनी चाहिए जो इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, सो एग्जांपल ले लो कि हमने आयरन या वाटर ले लिया। ठीक है, आयरन एंड वाटर हमने ले लिया कि आयरन एंड वाटर वो इमीडिएट जो इंटरमीडिएट कमोडिटी है वो हो सकती है। बट सपोज करो समवन हु इज़ प्रोड्यूसिंग राइस, जो इतना परिश्रम करके राइस अगर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो वाटर के बदले में क्यों ही उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, क्योंकि वाटर तो ऐसी चीज़ है जो कोई भी खरीद सकता है। सो कोई भी अपनी ऐसी जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है जिसको इतना परिश्रम के साथ में प्रोड्यूस कर रहा है वो वाटर जैसी चीज़ के साथ में क्यों ही कोई उसको एक्सचेंज करेगा। ठीक है, सो इसमें ये चीज़ प्रॉब्लम आ गई। तो अब हम एक और पॉइंट हमने समझा कि ये जो इंटरमीडिएट कमोडिटी है शुड बी लिमिटेड, ये लिमिटेड भी होनी चाहिए ताकि लोग इसकी वैल्यू करें और लोगों को ये हर ऐसे आसानी से ना मिले, लिमिटेड हो। ठीक है, ताकि लोगों को ये वैल्यूएबल लगे। ठीक है, सो दिस इंटरमीडिएट कमोडिटी शुड बी लिमिटेड इन सप्लाई एंड डिफ़िकल्ट टू गेट।
ठीक है। सो हमने मान लिया कि चलो हम इसके लिए तो गोल्ड एंड सिल्वर हम मान लेते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर ले लेते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड है और आसानी से तो मिलेगा नहीं, और इनके बदले में लोग अपनी जो कमोडिटी है उसको एक्सचेंज भी कर लेंगे। ठीक है। अब इस चीज़ में क्या प्रॉब्लम आई कि फॉर एग्जांपल अब जब लोग बढ़ेंगे, लोगों की ट्रांजैक्शंस बढ़ेगी, अब कपड़े भी खरीदने हैं, खाना भी खरीदना है और ज़रूरत की चीज़ें भी खरीदनी है। सो क्यों, मतलब तब गोल्ड, इतना सारा गोल्ड और इतना सारा सिल्वर लाएंगे कहाँ से? मतलब ये जो गोल्ड एंड सिल्वर है ये जीडीपी इंक्रीज़ के साथ में पेस नहीं रख पाएगा। ठीक है। सो ये इंटरमीडिएट कमोडिटी इजीली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, उसके साथ में लिमिटेड भी होनी चाहिए। ठीक है। और ऐसी भी होनी चाहिए कि ये जीडीपी इंक्रीज़ के साथ में पेस भी रख पाए। ठीक है। सो गोल्ड एंड सिल्वर कुड नॉट कीप पेस, सो एवरी टाइम। और इसकी दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी किसी को कुछ भी खरीदने जाना है मार्केट में तो उसको फिजिकल गोल्ड, उसको गोल्ड अपने साथ लेके जाना पड़ रहा है। अगर समवन गेट्स टू नो कि ये गोल्ड लेके घूम रहा है तो वहाँ पे चोरी का भी रिस्क रहेगा। ठीक है। सो एवरी टाइम ही नीड्स टू कैरी द फिजिकल गोल्ड विद हिम। इसका हमने एक सोल्यूशन निकाला। ठीक है। ये सोल्यूशन क्या है? ठीक है। सो ये हम बेसिकली कर क्यों रहे हैं? ठीक है। ये हमें ये लर्निंग में समझ आएगा। तो हमने क्या एक सोल्यूशन निकाला कि एक पर्सन है एक्स, पर्सन एक्स। ये पर्सन एक्स जो है ये ट्रस्टवर्दी आर्मी है, ट्रस्टवर्दी मैन है, आदमी है, ट्रस्टवर्दी आदमी है। ठीक है। आज की डेट में इसे आरबीआई मान लो, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वो है। ठीक है। मान लो आरबीआई है, और उस टाइम पे मान लो कोई पर्सन एक्स था जो एक जिस पे सब बिलीव करते थे। तो सब क्या कर रहे हैं कि जो भी उनके पास पैसा है या जो भी उनके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, वो जाके इस पर्सन एक्स के पास में जमा करवा रहे हैं। ये पर्सन एक्स उनको एक रिसीट दे रहा है। ठीक है। कि हाँ इसने इतना वैल्यू का पैसा में इतनी वैल्यू की चीज़ मेरे पास जमा करवाई है, वो उस वैल्यू पे लिख के दे देगा। ठीक है। अब ए पर्सन को अगर कुछ भी खरीदना है तो उसको वो अपना प्रोडक्ट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो रसीद सामने वाले व्यक्ति को दे देगा। ठीक है। और क्योंकि पर्सन एक्स पे वो सामने वाला व्यक्ति भी ट्रस्ट करता है, क्योंकि ये एक पूरा ट्रस्टवर्दी आदमी है। ठीक है। सो वो भी उसकी वो रिसीट को एक्सेप्ट कर लेगा और वो जो खरीदने आया है वो उसको दे देगा। ठीक है। सो इस तरीके से ये पर्सन एक्स के पास सभी लोग अपनी जो भी वैल्यूएबल कमोडिटीज़ है, चाहे वो गोल्ड है चाहे कोई और चीज़ है, वो पर्सन एक्स के पास में जमा करवा रहे हैं। एंड ये पर्सन एक्स उनको स्लिप दे रहा है। मतलब जैसे आरबीआई आज की डेट में जैसे हमें नोट देता है तो नोट के ऊपर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है। सो ये पर्सन एक्स एक स्लिप दे रहा है विद हिज सिग्नेचर एंड विद अमाउंट ऑफ गोल्ड रिटन ऑन दैट स्लिप। मतलब गोल्ड या जो भी कमोडिटी उन्होंने करवाई है उस वैल्यू वो लिख के दे रहा है। ठीक है। सो एवरीबडी इन द इकोनॉमी डिपॉजिटेड देयर गोल्ड विद द ट्रस्टवर्दी पर्सन एक्स एंड इन रिटर्न गॉट पेपर स्लिप एंड स्टार्टेड डूइंग ट्रांजेक्शन्स विद दिस स्लिप। ठीक है। सो ये जो पर्सन एक्स जो स्लिप देगा इसके साथ में उन्होंने ट्रांजैक्शंस करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हमको क्या समझ आया? जैसे कि हम बोलते हैं कि ठीक है इतनी गरीबी है। ठीक है। सो आरबीआई कोई मतलब ऐसा, मतलब आरबीआई के पास तो मशीन है नोट छापने की, सो वो नोट छाप के लोगों में बांट क्यों नहीं देती ताकि गरीबी ख़त्म हो जाए? तो यहाँ से एक लर्निंग तो हमें ये मिली कि नोट कभी भी तभी छापे जा सकते हैं जब उसका बैकिंग एसेट है। ठीक है। क्योंकि ये जो ट्रस्टवर्दी पर्सन एक्स है ये स्लिप तभी दे रहा था जब ये लोग अपना कुछ ना कुछ बैकअप एसेट इसके पास जाके जमा करवा रहे थे। इसी तरीके से आरबीआई भी तभी करेंसी मिंट करता है जब उसके पास में भी उसका बैकअप एसेट हो, यानी कि गोल्ड है या फॉरेक्स रिजर्व्स है। ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। इस तरीके से उसके बैकअप एसेट होता है, देन ओनली आरबीआई कैन लाइक मिंट करेंसी। ठीक है। सो फर्स्ट लर्निंग इज दिस कि आरबीआई इज इशूइंग द करेंसी नोट, देन इट मस्ट बी बैक्ड बाय सम एसेट। ठीक है। अब यहाँ पर तो जैसे कम लोग थे इसलिए हमारा सिर्फ एक पर्सन ही काम कर ले रहा था सारा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जब लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो सब ट्रांजैक्शंस करेंगे तो सबको पैसा चाहिए, तो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन काम नहीं कर सकता। ठीक है। तो उस ट्रस्टवर्दी पर्सन आरबीआई ने बहुत सारे बैंक्स बना दिए। ठीक है। अब ये बैंक्स इन सभी पर्सनस के लिए काम करेंगे। ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या, एक तो हमें ये समझ आया कि बैंकिंग सिस्टम कैसे एग्जिस्टेंस में आया, ये क्यों ज़रूरत है बैंकिंग सिस्टम की। दूसरी चीज़ हमें ये समझ आया कि करेंसी तभी मिंट हो सकती है जब कि एक बैकअप एसेट है उसके लिए हमारे पास। ठीक है। और दूसरी चीज़ करेंसी कैसी होनी चाहिए वो तो हमें समझ आ ही रही है। ठीक है। जिसको हम यूज़ कर सके, जो लिमिटेड तो हो बट ऐसा भी नहीं है कि वो जीडीपी इंक्रीज़ के साथ में पेस नहीं रख पाए। ठीक है। नाउ मूविंग अहेड,
ठीक है, सिग्न्योरेज क्या होता है? सिग्न्योरेज रेफर्स टू द प्रॉफिट फ्रॉम मनी क्रिएशन। सो सिर्फ मनी क्रिएट करके भी आरबीआई को प्रॉफिट होता है। तो आरबीआई के अपने तरीके तो होते ही हैं प्रॉफिट बनाने के, बट मनी क्रिएशन से भी उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, वो किस तरीके से होता है? बैकअप रिजर्व गिव्स आरबीआई इंटरेस्ट। तो जो भी अभी हमने देखा कि मनी, अगर वो मनी क्रिएशन के लिए उसके पास में कुछ बैकअप एसेट होना चाहिए, तो ऐसा थोड़ी है कि आरबीआई उस चीज़ को रख रहा है। उन्होंने एक पूरा गोडाउन बना रखा है और उसमें वो पैसे इकट्ठा करके रखे जा रहा है आरबीआई। वो चीज़ भी आरबीआई यूज़ कर रहा है। ठीक है, वो चाहे वो लोन दे रहा है, ठीक है, और उस पर भी इंटरेस्ट कमा रहा है आरबीआई। ठीक है, सीआरआर ऑफ बैंक्स। ठीक है, सीआरआर और एसएलआर ये कुछ पैसे, ये मतलब बैंक के अमाउंट होते हैं जो बैंक को अपने पास या सेंट्रल बैंक के पास रखने होते हैं। ये भी हम लेटर ऑन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है आरबीआई को। ड्यू टू इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, जैसे जब महंगाई बढ़ती है तो हमारे पैसों की वैल्यू कम होती है, तो एक तरीके से लायबिलिटी आरबीआई की, उससे लायबिलिटी बढ़ती है, कम होती है आरबीआई की। क्योंकि जैसे जो नोट होते हैं उन पे ऐसे लिखा होता है कि गवर्नर के साइन होते हैं और ऐसे लिखा होता है आई बियर द होल्डर, आई प्रॉमिस द बियरर दिस सम ऑफ मनी। तो एक तरीके से ये आरबीआई की लायबिलिटी है कि वो प्रॉमिस कर रहे हैं इतना पैसा हमको। तो कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए मनी नोट को मना नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आरबीआई की लायबिलिटी है। अब 10 रुपये में, मतलब 10 साल पहले जो चीज़ मिल रही थी, आज के टाइम में 10 रुपये में वो चीज़ नहीं मिलती। तो मतलब मनी वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, तो मतलब आरबीआई की लायबिलिटी कम हो गई है। ठीक है, सो इससे क्या हुआ? आरबीआई का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सो ये कुछ तरीके हैं, ठीक है, जिससे सिर्फ मनी क्रिएशन से ही आरबीआई को प्रॉफिट हो रहा है। अब मनी के फंक्शंस हम पढ़ लेते हैं। तो हम सब मनी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें मनी के फंक्शंस तो पता ही है। सो मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, मनी एक्ट एज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एंड मॉनिटरी यूनिट। अगर किसी भी गुड की हमें वैल्यू पता करनी है तो हम मॉनिटरी यूनिट में ही उसकी वैल्यू समझ सकते हैं। मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू बिकॉज इट इज़ नॉट पेरिशेबल, इट इज़ ऑल्सो ईजिली कन्वर्टेबल एंड इट हैज़ यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, नो वन कैन लाइक सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो वो आपको मना नहीं कर सकते इसको एक्सेप्ट करने से। ठीक है, अब जैसे हमको पता है कि आज की डेट में, मतलब जैसे इस टाइम पे जो डॉलर और रुपीस का जो एक्सचेंज रेट है वो आज $1 83.27 के इक्वल है लगभग। ठीक है, सो इसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, सो अब हम थोड़ा बहुत एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में देखेंगे। ठीक है, सो 1947 में इंडिपेंडेंस जब हुई उस टाइम पे क्योंकि हमारी खुद की करेंसी थी तो हमने $1 को ₹1 के इक्वल रखा। ठीक है, उस टाइम पे हमने $1 को ₹1 के इक्वल रखा। एंड 1993 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स जब आए उसके बाद में फ्लोटिंग सिस्टम शुरू हुआ। ठीक है, इससे पहले फिक्स्ड था, मतलब जो आरबीआई थी, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, आरबीआई जो थी वो हमारी करेंसी को एज़ पर आर रिक्वायरमेंट फिक्स करती रहती थी। ठीक है, तो मतलब डिमांड, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से नहीं चल रहा था। आज डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? बिकॉज डॉलर की डिमांड है ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, ग्लोबली जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, ठीक है, अगर हम भी मतलब फ्रांस से या किसी भी कंट्री से कुछ भी अगर जैसे डिफेंस के इक्विपमेंट्स लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो भी ग्लोबल मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शंस होती है उसमें डॉलर को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो डॉलर की डिमांड हमेशा रहती है, इसलिए डॉलर की डिमांड हमेशा रहती है, तो इसलिए डॉलर इतना महंगा रहता है। ठीक है, इन केस कभी को अगर रुपये की डिमांड भी इतनी बढ़ गई, रुपये भी हार्ड करेंसी हो गया, इजीली एक्सेप्टेबल हो गया ग्लोबल मार्केट में, देन इवन रुपी कैन ऑल्सो लाइक अप्रिशिएट। ठीक है, सो 1947 से 1993 के टाइम पीरियड के बीच में जो था हमारा जो सिस्टम था, ठीक है, वो जो ये जो एक्सचेंज रेट था इसको फिक्स कर रखा था, एडजस्ट करते थे एज़ पर आर रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो 1993 तक $1 ₹31 के इक्वली हो पाया था। ठीक है, अब आज की डेट में अगर जैसे आज जब मैं लेक्चर डाल रही हूँ, जब मैंने नोट्स बनाए थे तब ये ₹83.27 है 2024 में। ठीक है, अगर आप किसी और ईयर में देख रहे हो तो हो सकता है कि तब और भी ये वैल्यू चेंज हो गई हो। अब क्या है? मैनेज्ड फ्लोट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही
मतलब बिल्कुल मार्केट पे छोड़ दिया, डिमांड एंड सप्लाई पे। जब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है, बहुत ज़्यादा जब चेंजेस आते हैं, तो आरबीआई कुछ ना कुछ करती है, ठीक है। मान लो जिस तरीके से अगर ये जो डेप्रिशिएट कर रहा है रुपये, मतलब ये 90 हो जाता है, तो आरबीआई मार्केट में डॉलर्स को सेल करना शुरू कर देगी, ताकि डॉलर्स जब एक्सेस अमाउंट में होंगे कोई चीज़, ठीक है, तो उसकी डिमांड तो ऑफकोर्स कमी होगी, ठीक है। अगर डिमांड कम है या डिमांड उतनी ही है और आरबीआई बहुत सारे डॉलर्स मार्केट में सेल कर रही है, तो उससे क्या होगा, ये वापस रुपी एप्रिशिएट करेगा, नॉर्मल पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आरबीआई कुछ ऑपरेशंस करके अपना जो इसको मेंटेन रखती है, मतलब मैनेज कर रही है, बट पहले जैसा नहीं है कि जब फिक्स एडजस्ट करती थी, ठीक है। सो आप आई होप ये समझ आया होगा। 1993 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आया, उसके बाद में ऐसा हुआ है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, ठीक है। अब हम एक और चीज़ पढ़ेंगे। अब आज की फॉर एग्ज़ाम्पल, आज अगर मान लो अगर आज की डेट में जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ये तो मैं ऑलरेडी आपको पहले वाले लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है। अगर आज की डेट में हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऐसा है कि $1 20 के इक्वल है, और एक बर्गर है जिसका प्राइस इंडिया में 10 रुपीज़ है, यूएस में $1 है, तो मतलब इंडिया में आप $1 से 2 बर्गर खरीद सकते हो, ठीक है। अगर इंडिया में आप $1 से 2 बर्गर खरीद रहे हो, इंडिया वाला बर्गर, दो बर्गर आ रहे हैं, क्वालिटी क्वांटिटी सेम है, देन ऑफ कोर्स जो यूएस के लोग होंगे वो क्या करेंगे, इंडिया का बर्गर खरीदेंगे, ठीक है। सो इंडिया क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा बर्गर किसको, यूएसए को, ठीक है। बट अगर इंडिया का बर्गर का प्राइस ऑफ बर्गर इन इंडिया वो भी 20 हो जाता है, तो यूएस विल स्टॉप इम्पोर्टिंग बर्गर्स फ्रॉम इंडिया। लेकिन अगर इंडिया का प्राइस बढ़ता है तो फिर यूएस क्यों इम्पोर्ट करेगा इंडिया से बर्गर, ठीक है। यहाँ से क्या लर्निंग आती है, तो मैं हर एक कॉन्सेप्ट बता के, ठीक है, ये लर्निंग आपको बताऊंगी कि मेरा मोटिव क्या था आपको ये चीज़ बताने का, कि ये चीज़ आपको समझ आई होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ से मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि अगर डीवैल्यूएशन होता है करेंसी का, अगर मतलब अगर $1 20 के इक्वल है, तो ये क्या हुआ, डीवैल्यूएशन हुआ अभी, तो मतलब इसके कंपैरिजन में, ठीक है, ये तो कम ही है, ठीक है। अगर $1 1 रुपये के इक्वल हो जाता तो ये क्या हो गया, एप्रिसिएशन हो गया करेंसी का, ठीक है। एप्रिसिएशन होने की वजह से एक्सपोर्ट्स जो कम्पिटिटिव थे, अब एक्सपोर्ट्स कम्पिटिटिव नहीं रहे ना, मतलब अगर 1 रुपये के इक्वल हो जाता है ये, तो क्यों खरीदेगा वो इंडिया का बर्गर। तो ये क्या हुआ कि अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट करती है तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो कम्पैटिटिव नहीं रहते, ठीक है। सो लर्निंग क्या मिली हमें कि अगर करेंसी का डीवैल्यूएशन होता है, मतलब और मान लो अगर ये $1 40 रुपीज़ के इक्वल हो जाता, तो इंडिया के 4 बर्गर खरीद पाता हो, तो इंडिया का जो प्रोडक्ट है और ज़्यादा कम्पैटिटिव होता। तो मतलब जितनी ज़्यादा आपकी करेंसी की डीवैल्यूएशन होगी, उतना ज़्यादा आपके एक्सपोर्ट्स चीपर होंगे, ठीक है। सो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, एक्सपोर्ट्स चीपर, ठीक है। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, एक्सपोर्ट्स कॉस्टलियर। इंडिया क्यों एप्रिसिएशन सीख करता है करेंसी में, बिकॉज इंडिया नेट इम्पोर्टिंग कंट्री है, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, मतलब ख़रीदते ज़्यादा है बाहर की कंट्री से, उतना हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए वी ऑलवेज सीक, हाँ, जब भी मतलब ऐसा होता है कि अब रुपी इतना गिर गया, इतना गिर गया, इतना गिर गया, तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है फॉर इंडियन इकोनॉमिस्ट, ठीक है। सो ये चीज़, ये लर्निंग है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और यही रीज़न है कि चाइना अपनी जो करेंसी है उसको हमेशा डेप्रिशिएट डीवैल्यू करने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि चाइना एक एक्सपोर्टिंग कंट्री है, चाइना के प्रोडक्ट्स इंडिया में कितना वो होते हैं, ठीक है। किचन में कोई भी सब्ज़ी काटती है ऐसे, मतलब हर टाइप का जो चाइना में हर सामान बन जाता है, ठीक है, चाइनीज़ आइटम्स, ठीक है। बल्कि उनकी क्वालिटी ख़राब हो, लेकिन थोड़ा दिन जितना वो चलते हैं तो वो मतलब आपका हर वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चॉइस तो हमारे पास है, सो वी माइट नॉट लाइक बाय चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, बट समवन जिसके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, वो तो चाइनीज़ प्रोडक्ट ही यूज़ करेगा ना। अगर उसको कोई चीज़ 200 में मिल रही है तो वो 500 क्यों खर्च करेगा। तो उसके लिए ज़रूरत वही है कि हमारा मार्केट खुद भी वैसी चीज़ें बनाए, ठीक है, और वैसी चीज़ें प्रोवाइड करे, ठीक है, इंडिया में ही, ठीक है। वो तो हो भी रहा है, ठीक है। हैंस टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट्स एंड इम्प्रूव द बैलेंस BOP, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, इंडिया कंसिस्टेंटली डीवैल्यूड इट्स करेंसी टिल 1993, ठीक है। सो ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ये बैलेंस रखने के लिए
इंडिया ने 1993 तक मतलब अपने हिसाब से मैनेज करते रहे, ठीक है। उसके बाद में अब तो मार्केट पे बिल्कुल छोड़ दिया है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जब वॉलेटिलिटी होती है तब आरबीआई टेक नेसेसरी मेजर्स, ठीक है। नाउ चाइना इज़ एक्सपोर्टिंग कंट्री, दैट्स वाई इट डी वैल्यूज इट्स करेंसी। इंडिया इज़ अ नेट इम्पोर्टिंग कंट्री, सो सीक एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ठीक है। अगर इंडिया के रुपी की किस तरीके से एप्रिसिएशन होगा, अगर रुपीज़ की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, इफ़ डिमांड फॉर इंडियन रुपीज़ इंक्रीजेज तो रुपीज़ का एप्रिसिएशन होगा। अगर अपोजिट होता है, ठीक है, हर कोई भी रुपी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, सब ठीक है सरप्लस में है, ठीक है, सो ऑफ कोर्स उस टाइम पे डेप्रिसिएशन होगा। अभी जब हमने रशिया से ऑयल वगैरह या ये सब ख़रीदा, यूएस सैंक्शंस की वजह से रशिया कुड नॉट यूज़ डॉलर, ठीक है, सो हमने रशिया से रुपी में, इंडियन रुपी में, अब उनको यही नहीं हमने इंडियन रुपी में उनसे चीज़ें खरीदी, तो अब उनको यही नहीं समझ आ रहा वो इंडियन रुपीज़ का करे क्या, ठीक है। सो वो चीज़ है। मूविंग अहेड टू, यस, after 1993 RBI left the rupee to the market forces of demand and supply। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी दो टाइप का होता है, ठीक है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया मार्केट की पे, ये भी टू टाइप का होता है। एक होता है फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट जैसा कि यूएस में है, जापान में है, बिल्कुल मार्केट फोर्सेस पे लीव कर दिया, डिमांड होगी सप्लाई होगी उस हिसाब से इसका प्राइस होता रहता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री नेवर इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड द करेंसी प्राइसेस टोटली लेफ्ट टू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, दैट इज़ मार्केट फोर्सेस, जो कि यूएस एंड जापान में है। बिल्कुल कोई भी मतलब वो इंटरवेंशन नहीं होता, ठीक है। मैनेज्ड फ्लोट होता है, सेंट्रल बैंक सम टाइम इंटरवीन इन केस द डोमेस्टिक करेंसी बिकम वेरी वॉलेटाइल, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है तब वो इंटरफेयर कर सकती है। किस तरीके से इंटरफेयर करेगी मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी तो $1 83 रुपीज़ की इक्वल है, ठीक है। कल को मान लो $1 90 रुपीज़ की इक्वल हो जाए, तो ये कितना मतलब एकदम एकदम रुपी एकदम गिर गया, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि रुपी की जो डिमांड है वो बहुत कम हो रही है, मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में डॉलर्स सेल करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डॉलर सेल करेगा तो इसका मतलब उसकी डिमांड घट रही है, वो सरप्लस में है मार्केट पे, तो उससे क्या होगा, रुपी अप्रिशिएट करेगा, एंड ये अप्रिशिएट करेगा तो अराउंड 85 या 83 पे वापस आ जाए, उस मतलब कितना सेल कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से वो मैनेज कर रहा है, ठीक है, और वाइस वर्सा भी वो कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम आ जाते हैं सिक्योरिटीज़ पे। सिक्योरिटीज़ को अगर सिंपल टर्म्स में मैं बताऊं तो सिक्योरिटी का मतलब, अगर हिंदी में मैं आपको मतलब आसान भाषा में बताऊं सिक्योरिटीज़ क्या होती है, सिक्योरिटीज़ होती है रसीद, ठीक है, रिसीट, ठीक है। इंग्लिश में रिसीट, हिंदी में रसीद होती है। फॉर एग्जांपल आप मान लो आप अपने घर पे लोन लेने जा रहे हो बैंक में, ठीक है, सो आप घर थोड़ी उठा के लेके जाओगे, ठीक है। घर के जो पेपर्स होंगे आप वो लेके जाओगे कि ये घर है, ये मेरा मकान है इतने गज का, ये मेरे नाम पे है, ठीक है, यहाँ यहाँ है और इतने लाख का है। तो आप उसको मतलब कोलेटरल रख के आप उसको दिखा के कुछ भी जैसे लोन आप ले रहे हो तो वो क्या है, एक सिक्योरिटी है, ठीक है, वो एक तरीके से सिक्योरिटी होगा। अभी इसको दिमाग में लेके चलो, लिटरल सेंस में इसको मत लेना, अब आपको सिक्योरिटी आई थिंक बेटर समझ आएगा, ठीक है। सिक्योरिटीज़ टू टाइप की, सिक्योरिटीज़ तो बेसिकली है क्या, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपकी जो अकाउंट बुक होती है, आप बैंक में गए, आपने पैसा जमा कराया, आपकी जो अकाउंट बुक होती है उसमें आपका लिखा होता है कि आपने बैंक में कितना पैसा जमा करवाया, लेकिन क्या आप वो चीज़ ट्रेड कर सकते हो, उसको ट्रेड नहीं कर सकते कि आपने वो रसीद किसी और को दे दी, ठीक है, उसको ट्रेडिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने अपनी फ्रेंड को पैसा इतना आपका क्लोज फ्रेंड नहीं था, ठीक है, फॉर्मल फ्रेंड ही समझ लो, आपने उसको पैसा दिया और आपने उससे कुछ रिटर्न में ले लिया कि हाँ मैंने तूने मेरे से इतना पैसा लिया, मुझे लिख के दे दे, इन केस तू बाद में बदल गया तो मैं ये मेरे लिए मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। मान लो उसने आपको लिख के दे दिया, अब आपने उसको 5 दिन के बाद में बोला था कि 5 दिन के बाद में दे दियो पैसे, आपको 3 दिन के बाद में ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, ठीक है। तो आप अब किसी चौथे बंदे को जाके वो चीज़ सेल थोड़ी कर सकते हो कि ले भाई तू ले ले, मैंने तो उस फलाने बंदे को पैसे दिए हैं और तू उससे वो तेरे को दे देगा। वो ट्रेडेबल नहीं है, ठीक है। आप उसको वो ट्रेडेबल नहीं है, आप उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, वो नेगोशिएबल नहीं है। सिक्योरिटीज़ नेगोशिएबल होती है, मतलब आपने चाहे वो ली किससे भी है लेकिन आप आगे उनको ट्रेड कर सकते हो, ये सिक्योरिटीज़ की कंडीशन होती है, ठीक है। सो दीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब ये रिसीट्स होती है, स्लिप्स होती है विच प्रोमिसेस रिटर्न पेमेंट इन फ्यूचर, और ये ट्रेडेबल होती है। अब सिक्योरिटीज़ दो टाइप की होती है, इक्विटी एंड डेट,
ठीक है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कभी शार्क टैंक की रील्स देखी हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो बिजनेसमैन या जो भी आते हैं, जो पिक्चर्स आते हैं वहाँ पे, वो अपना बिजनेस आइडिया बताते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बताते हैं, फिर उसके बाद में शार्क टैंक उनको बोलते हैं कि मतलब 2 करोड़ में 1% इक्विटी, 2% इक्विटी, इस तरीके से बोलते हैं। उसका मतलब क्या है कि वो 2 करोड़ में 2% ओनरशिप मांग रहे हैं। इक्विटी का बेसिक मतलब ही ओनरशिप है। ठीक है। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि 2 करोड़ में मेरे को 1% इक्विटी चाहिए, मतलब आपकी कंपनी में मेरे को 1% शेयर चाहिए, आप उस चीज़ के फिर उस कंपनी के ओनर बन जाओगे। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि उसमें पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर बिजनेस में, ठीक है, वो है इक्विटी। डेट होता है, आप ऐसे दे दो कि भाई मैं तेरे को इतना लोन दे रहा हूँ कि 5 करोड़ का लोन दे रहा हूँ, ठीक है। अब उस पर आप इंटरेस्ट रेट पे फिक्स करके दोगे, मतलब जो भी आपकी कंडीशंस है, मेच्योरिटी डेट, इंटरेस्ट रेट, आप सब कुछ नेगोशिएट करोगे ना, मतलब डील होने से पहले। वो हो गया डेट। ठीक है। डेट का मतलब है किसी को लोन देना, पैसा देना। ठीक है। आपकी जो इनकम है वो होगी ही होगी, क्योंकि आप तो लोन दे रहे हो, आपको वो बंदा इंटरेस्ट रेट देगा, इंटरेस्ट देगा आपको, आपका प्रिंसिपल तो मिलेगा, इसके साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ओनरशिप है कि आप उसके भागीदार बन रहे हो पर्टिकुलर बिजनेस के, तो आपका जो प्रॉफिट है वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है होगा नहीं होगा। कंपनी परफॉर्म करेगी उस हिसाब से प्रॉफिट लॉस दोनों में आपकी भागीदारी रहेगी। ठीक है। सो इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप। ओनरशिप के साथ में आपके पास वोटिंग राइट आते हैं, आपके पास कंट्रोल आता है। ठीक है। आप कंपनी में आपका ऑफकोर्स एज पर योर वोटिंग परसेंटेज, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू योर वोटिंग परसेंटेज, प्रोपोर्शनल टू योर शेयर इन दैट कंपनी, जितना शेयर होगा उतना आपका हक होगा बोलने का। ठीक है। सो इक्विटी के साथ ओनरशिप आई। ठीक है। ओनरशिप में आपकी कंपनी जैसा परफॉर्म करेगी, ठीक है, प्रॉफिट लॉस दोनों चीज़ों में आपकी भागीदारी होगी। इनकम आएगी आपकी प्रॉफिट से, डेप्ट में आपके पास इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। सो आई होप आपको दोनों समझ आए होंगे कि सिक्योरिटी 2 टाइप की होती है। अभी इसमें और भी बहुत कुछ है पढ़ने को। ठीक है। नाउ ये जो चीज़ें मैंने बताई है आपको, यही हम एक बार डिस्कस करने वाले हैं इन मोर फॉर्मल वे। ठीक है। इक्विटी सिक्योरिटीज़ क्या होता है, बेसिकली स्टॉक्स या शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप हेल्ड बाय शेयर होल्डर इन अ कंपनी। ठीक है। इससे आपको ओनरशिप मिल जाती है पर्टिकुलर कंपनी में। होल्डर को क्या मिलता है, अगर आपको इक्विटी सिक्योरिटी मिल गई है तो आपके पास किसी भी चीज़ की ओनरशिप है, भागीदारी है, तो कुछ तो प्रूफ होता है ना उस चीज़ का कि ये देखो ये मेरे नाम पे भी है ये चीज़। ठीक है। वो इक्विटी सिक्योरिटी होगी। सो होल्डर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, कैपिटल गेन्स मिलते हैं। दिस एंटाइटल द होल्डर सम कंट्रोल ऑन द प्रोपोर्शनेट बेसिस एंड वोटिंग राइट्स। ठीक है। ऑफकोर्स जितनी परसेंट भागीदारी है आपकी, उतना ही तो आपको हक मिलेगा पर उस कंपनी में बोलने का। ठीक है। और वोटिंग राइट्स मिलते हैं आपको। डेट सिक्योरिटी से क्या होता है, इट रिप्रेजेंट मनी दैट इज बोरोड एंड मस्ट बी रीपेड विद टर्म्स दैट डिफाइन द अमाउंट बोरोड, इंटरेस्ट रेट एंड मेच्योरिटी डेट। तो जब भी आप किसी को पैसा देते हो तो आप ऑफकोर्स आपकी नेगोशिएशन तो पहले होती ही है कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, मुझे इतना इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है। मान लो आपने 100 रुपये दिए हैं, 10% पे दिया है आपने, 10% पर एनम पे दिया है। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे मान लो आप दे रहे हो। ठीक है। सो आपको 100 का 10% हो गया 10 रुपये, तो 1 साल बाद में वो वापस देगा, तो आपको 110 रुपये वापस देगा। इस तरीके से आप नेगोशिएट कर लेते हो कि हाँ इतने साल बाद में दे रहा है तू। ठीक है। तो जो डेट सिक्योरिटी का होल्डर होता है उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ठीक है। सो व्हेन अ पर्सन इन्वेस्ट इन अ कंपनी, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो इक्विटी सिक्योरिटी से या डेट सिक्योरिटी से। इन्वेस्टिंग तो ऑफकोर्स दोनों तरीके से होगी ना, एक तरीके दोनों में दे तो आप पैसा ही रहे हो। अगर आप ओनरशिप भी ले लोगे तो सिर्फ ये थोड़ी है कि आपने कह दिया कि हाँ भाई मुझे भी ओनरशिप चाहिए, और उन्होंने आपको दे दी। ठीक है। ऑफकोर्स कुछ आपको फंड उसमें डालना पड़ेगा, डेट में भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो दोनों है तो इन्वेस्टमेंट ही, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी सिक्योरिटी से वही ओनरशिप शेयर, नो फिक्स रिटर्न, कंपनी जैसा परफॉर्म करेगी, आपको कंपनी में काम करना पड़ेगा क्योंकि आपकी खुद की कंपनी है, तो ऑफकोर्स आप काम क्यों नहीं करोगे कि वो अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है। सो प्रॉफिट लॉस दोनों आपके हैं। ठीक है। डेट सिक्योरिटी में क्या होता है, एट अ फिक्स इंटरेस्ट रेट, उसका कुछ मेच्योरिटी पीरियड होता है। इसमें 2 चीज़ें होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब जो होने वाला है। ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है। डेट सिक्योरिटी के मामले में 2 बंदे होते हैं, एक तो होता है बॉन्ड होल्डर और एक होता है बॉन्ड इशूअर। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, एक बंदा है जो पैसा दे रहा है और एक बंदा है जो पैसा ले रहा है। ठीक है। तो लिख के कौन देगा कि इतना पैसे लिए हैं, ऑफकोर्स जो पैसा ले रहा है वो लिख के देगा ना कि हाँ मैं इतने पैसे ले रहा हूँ। ठीक है। उसका भागने का चांस है, उसका डिफ़ॉल्ट करने का चांस है, तो ऑफकोर्स वो
क्या बोलते हैं, वो प्रॉमिस देगा, ठीक है। सो बॉन्ड इशूअर जो होता है वो व्यक्ति है जिसने पैसा लिया है, जो इशू करके देगा कि हाँ मैंने लिया है, मैं इन फ्यूचर ये कंडीशंस पे पैसे वापस दूंगा। बॉन्ड होल्डर वो होता है जिसके पास वो रसीद रखी है। ऑफकोर्स बॉन्ड इशूअर थोड़ी रखेगा, वो उसको लेके भाग गया तो कल को। बॉन्ड होल्डर वो है जिसने पैसा दिया है और उसने एज अ प्रूफ वो जो भी पर्टिकुलर प्रोमिसरी नोट है, डेट सिक्योरिटी है, वो अपने पास रखी हुई है। अब देखो इन्फ्लेशन से क्या फ़र्क पड़ता है। जब मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होता है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मार्केट के इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होता है, ठीक है। अगर मतलब आपने पैसा दिया है और मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो आप घाटे में जाओगे, क्योंकि आपने वो पर्सन को पैसे नहीं दिया होता और आज मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो आप मार्केट में पैसा लगा के उस व्यक्ति जो आपको उतना पैसा देगा उससे ज़्यादा पैसा आप मार्केट में कमा लेते, ठीक है। सो अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो डिक्रीज होता है, और ये बॉन्ड होल्डर के लिए अच्छी बात नहीं है, बॉन्ड इशूअर के लिए तो अच्छी बात है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन इरोड करता है रियल वैल्यू ऑफ बॉन्ड प्राइस, क्योंकि मनी की वैल्यू बेसिकली कम हो रही है। अब ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2021 की बात है। 2021 में क्या हो रहा है कि जो ए है, एक बंदा है ए, वो क्या कर रहा है, 100 रुपये दे रहा है बी को, ठीक है। 10% इंटरेस्ट पे दे रहा है पर एनम पे, ठीक है। और बी ने इसको क्या दिया, एक स्लिप दी, मतलब डेट सिक्योरिटी दी। और ये मैंने आपको बताया सिक्योरिटी है तो ट्रेडेबल है, मतलब आप और लोगों के साथ में भी उसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो ए ने कितने रुपए दिए, 100 रुपये दिए, 10% पे दिए, मतलब हर साल के ये इसको 10 रुपये देगा, मतलब अगले साल 110 रुपये देगा। मार्केट में क्या हो गया, बैंक ने इंटरेस्ट रेट देना शुरू हो गया, 12 रुपये इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया बैंक्स ने। अब 2022 में ये क्या सोचेगा, ए सोचेगा कि भाई मैंने तो उसको 10% इंटरेस्ट रेट पे दे दिया, मैं बैंक को देता तो मेरे को 110 नहीं 112 रुपये मिलते। अब ये क्या सोचेगा कि मुझे तो भाई इसके साथ मेरे को नहीं रखना, मेरे को अपने पैसे निकालने हैं। बट इन्होंने जब नेगोशिएशन करा था तो इन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी, अभी उसका मैच्योरिटी पीरियड नहीं आया, बट ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ दिस स्लिप। तो ये किसी तीसरे पर्सन के साथ में ट्रेडिंग करने की कोशिश करेगा, पर तीसरा पर्सन इससे 10% की स्लिप पे लेगा क्यों, जब मार्केट में 12% मिल रहा है। अगर उसके पास पैसे ही हैं तो वो मार्केट में इन्वेस्ट करेगा ना, इसकी 10 रुपये की स्लिप 10% पे स्लिप क्यों लेगा, ठीक है, अगर उसके पास पैसे हैं तो। ए को ऐसी डील निकालनी पड़ेगी कि ए का फ़ायदा भी हो और जो थर्ड पर्सन सी है उसका फ़ायदा भी हो, ठीक है। तो ए क्या सोचता है, ए ऐसे सोचता है, बट वाई एनी वन वुड बाई इट एट 10% इंटरेस्ट रेट व्हेन मार्केट इज़ प्रोवाइडिंग 12% ऑलरेडी, ठीक है। सो ए क्या बोलता है, ए ये 100 रुपये वाली स्लिप दे देता है सी को, और इसको ये डिस्काउंटेड रेट पे लेता है। डिस्काउंटेड रेट मतलब जैसे कि हम कभी भी लोन लेते हैं ऑनलाइन, छोटे मोटे लोन लेते हैं, हमने 1000 रुपये का लोन लिया तो पूरे 1000 रुपये नहीं आते हमारे अकाउंट में, हमारे हाथ में तो सिर्फ मतलब 800 या 850, मतलब जितने भी पैसे आते हैं, मैंने तो कभी लिया नहीं तो मुझे पता नहीं, बट हमेशा जितने का लोन लेते हैं हम उससे कम पैसे वापस आते हैं, और फिर जब हमें देना होता है तो हमें पूरे पैसे देने पड़ते हैं। तो वो कम पैसे आए हैं उसे बोलते हैं डिस्काउंटेड रेट, ठीक है। और जिस पे वापस देना पड़ रहा है उसे बोलते हैं कि फेस वैल्यू, ठीक है। तो ए क्या बोल रहा है कि ए ऐसे बोल रहा है सी को कि तेरे को मैं 100 रुपये वाली स्लिप दे रहा हूँ, तू मुझे 80 रुपये दे दे बस, ठीक है, तू मुझे 80 रुपये दे दे। तो ये 100 को सी को कितने दे रहा है, 100 रुपये वाली स्लिप है। अब ये जो 10 रुपये इसको आ रहे थे ना, ए को 10 रुपये आ रहे थे, ये सी को आएंगे। अब सी ने तो 80 रुपये ही दिया है ना, मतलब इसने इन्वेस्ट तो 80 रुपये का किया है, 80 रुपये पे से मतलब 80 रुपये पे 10 रुपये आ रहे हैं, तो 80 रुपये पे 10 रुपये कितना परसेंटेज हो गया, 80 का 12.12% हो गया, ठीक है। मार्केट में कितना मिल रहा है, 12%, लेकिन इसको तो अपनी 80 रुपये पे 10 रुपये मिल रहे हैं ना, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, प्रॉफिट। तो ये कहेगा चल ठीक है डील है भाई, मैं ये ले रहा हूँ, ये स्लिप ले रहा हूँ मैं, क्योंकि 12.5 का प्रॉफिट हो रहा है इसको। और अब ए ने अपने ये 80 रुपये निकाल के ए भी मार्केट में लगा देगा, ठीक है। तो 80 का 12% कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़, तो 80 + 10 90 हो गया। और पहले इसे 80 रुपये पे सिर्फ 88 रुपीज़ मिले थे, 80 का 10% निकालो 8 रुपये, तो पहले 88 निकल रहे थे, अब ये 80 पे 90 कमा रहा है, तो दोनों का प्रॉफिट हो रहा है। आई होप सबको समझ आया होगा, दोबारा से एक बार बता रही हूँ, ठीक है। ए ने क्या बोला सी को कि भाई तू ये 100 की स्लिप ले ले, मुझे सिर्फ 80 रुपये दे दे, मतलब डिस्काउंटेड रेट्स पे ले रहा है, 100 की स्लिप उसको दे रहा है। लेकिन क्योंकि इसने तो ए ने बी से 100 रुपये लिए थे, तो बी तो अभी भी 10 रुपये ही देगा ना। सी को हर साल के 10 रुपये मिल रहे हैं 80 पे, ठीक है। तो 10 80 का कितना परसेंट हुआ,
12.5%। तो मतलब मार्केट रेट जो 12% था, मार्केट रेट 12% था, उससे तो ज़्यादा ही मिल रहा है सी को, तो सी का भी प्रॉफिट हो रहा है। ए किस तरीके से प्रॉफिट में आएगा, ए ने अब ये 80 रुपये यहाँ से निकाल के ए ने भी मार्केट में लगा दिए। अब 80 का 12.5% कितना होगा, 10 रुपीज़। तो मतलब ए को कितना मिलेगा, 80 + 10 90 रुपीज़ मिलेगा। और पहले उसको 80 पे कितने रुपए मिल रहे थे, 80 का 10% 8 रुपीज़, तो पहले उसे सिर्फ 88 रुपीज़ मिले थे। तो ये भी बच गया और बी भी बच गया, सी भी बच गया और बी तो चल दे ही रहा अपना, ठीक है। तो लर्निंग क्या हुई, जब बैंक के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुए हैं, जैसे यहाँ पे हमारा बैंक का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ, तो बॉन्ड के प्राइस डिक्रीज़ होते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स की वैल्यू नहीं रहती, फिर बॉन्ड के प्राइस डिक्रीज़ रहते हैं, क्योंकि वाई वुड एनीवन इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स व्हेन मार्केट इज़ प्रोवाइडिंग गुड इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होते हैं तो बॉन्ड के प्राइस इंक्रीज़ होते हैं। यही होता है कंसेप्ट। यू कैन नेवर क्रैम ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, अगर आपने ये पूरा नहीं समझा है तो, ठीक है। एंड पहली बात तो कोई भी पर्सन है वो सिक्योरिटी पढ़ के ही डर जाएगा कि सिक्योरिटी होती क्या है, ठीक है, ठीक है। इक्विटी डेट कभी समझ ही नहीं आएगा उनको, ठीक है। सो हर जो सब्जेक्ट है उसकी अपनी टर्म्स होती है, ठीक है। अगर बायोलॉजी है तो उसमें सेल, टिश्यू, वो तो ऑर्गन्स, ऐसी हमें जो टर्मिनोलॉजी है वो हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। इक्विटी को हम ओनरशिप नहीं बोल सकते, इक्विटी ही बोलना पड़ेगा, डेट को डेट ही बोलना पड़ेगा, बॉन्ड को बॉन्ड ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरीके से कंसेप्ट बिल्डिंग होती है। अब यही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ तो बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज़ हुआ। जिसने ये पूरा नहीं समझा ना, वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आंसर ही नहीं कर सकता, ठीक है। सो बैंक का इंटरेस्ट रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड के प्राइस से, ये हमारी लर्निंग आई, ठीक है। सो अभी तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, 39.40 सेकेंड्स का हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये तीनों जो 3 लर्निंग्स मैंने आपको करवाई है, एक ये वाली कि जब कभी भी आरबीआई नोट्स इशू करता है तो उसका एक बैकअप रहता है, ठीक है। एक हमने ये समझा डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एक्सपोर्ट्स चीपर, और लास्ट चीज़ हमने ये वाला पढ़ा कि बैंक के इंटरेस्ट रेट वो होते हैं तो क्या होता है, ठीक है। सो ये 3 लर्निंग हमने करी है, और अभी काफ़ी सारा ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको आगे भी इस चैप्टर में समझने को मिलेंगे। एंड ये लेक्चर पढ़ने के बाद में आपको बहुत मतलब कंफर्टेबल फील होगा इकोनॉमी में, दैट आई कैन एश्योर यू, ठीक है। सो सारे लेक्चर्स देखना, ठीक है, इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। एंड दैट्स इट। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, एंड डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।